हेलो दोस्तों, आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। यह जो सीरीज हमारा है, इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर निश्चित रूप से कर दें। भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल आपके लिए, आपके द्वार पर हर हमेशा डट कर खड़ी है। आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है ये क्लास। आप निश्चित रूप से हमारे ये पॉलिटी का जो सीरीज है, इसे निश्चित रूप से देखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी निश्चित रूप से करें और शेयर भी निश्चित रूप से किया करें। तो हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए पूरी की पूरी कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, आप निश्चित रूप से एक वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमारे कुछ सोशल के अकाउंट हैं। भारत स्टडीज फेसबुक पेज है, टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ज्वाइन होइए और इस सेशन का आनंद लीजिए। इंडियन पॉलिटी जो कि जीरो से सुपर लेवल तक की पूरी एक एक पेज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम अपने क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा सेकेंड क्लास है। हम अब प्रस्तावना अर्थात प्रेम्बल कर रहे थे। प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, जो हम अभी कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए, एक एक बातों को अच्छे तरह से बताते हुए, तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत कर ही देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। ये जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, उसका ये फर्स्ट पेज है। वो सेम टू सेम यही है, उसी का ये पिक्चर खींचा हुआ है। ये इंग्लिश में और ये हिंदी में, दोनों ही भाषाओं में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखा गया था। उसका प्रेम्बल भी दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था। ये इंग्लिश में और ये हिंदी में है। ये जो कुछ वर्ड आप देख रहे होंगे, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, पिक्चर बहुत छोटा है। ये जो वर्ड कुछ एड ऑन किए गए हैं, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत हमारे प्रेम्बल में ये वर्ड को ऐड ऑन किया गया है। तो ये वर्ड कौन सा है? तो ये वर्ड है आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड हैं जो 42वें संविधान संशोधन में हमारे प्रेम्बल, हमारे प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। उससे पहले जब हमारा प्रस्तावना सबसे पहले बन के तैयार हुआ था, तब ऐसा कोई भी वर्ड हमारे प्रस्तावना में ऐड ऑन नहीं थे। ये तीनों जो वर्ड है, ये उस समय में ऐड ऑन नहीं थे। ये हमने रूस की संविधान से, रूसिया के संविधान से ऐड ऑन किया है। क्योंकि जब ये 1976 की बात है,
तब भारत और रूस का संबंध बहुत ही अच्छा था, और रूस से अपना संबंध मजबूत करने के लिए ही उनके संविधान से ये 3 वर्ड हम अपने संविधान में ट्रांसफ़र किए, जिससे दोनों ही देशों के बीच परस्परी संबंध जो थे वे अच्छे बने। उस वक्त का यही मनोस्थिति था। इसी कारण से ये तीनों ही वर्ड हमारे प्रेम्बल में ऐड ऑन किए गए। इस तीनों ही वर्ड का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो हमारे संविधान में किसी न किसी रूप में दिया हुआ है। जो इसकी व्याख्या है वो किया हुआ है, पर ये वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया था, इसके पर्यायवाची का प्रयोग किया गया था, इसके मतलब की व्याख्या निश्चित रूप से की गई थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। रुकिए, हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। जो कि ये रहा। इसमें हमारा जो ये आप देख रहे होंगे डायग्राम बना हुआ है, ये वह मूल तत्व हैं जिन पे हमारा संविधान टिका हुआ है। ये प्रस्तावना की सामग्री है। ये संविधान का स्रोत है, और स्रोत क्या है हमारे संविधान में? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये जो है लाइन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। ये जो वर्ड है ये अपने आप में मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि वो ये वर्ड या ये लाइन हमने ही अपने संविधान में ऐड ऑन किया है। इससे पहले भी यूएसए के संविधान में ये वर्ड का प्रयोग हो चुका है। वो हमसे 200 साल पहले उनका संविधान है, हमारे संविधान से बनने से पहले, तो बहुत पुराना है, इसलिए वो इतना डेवलप भी है, क्योंकि उनकी आज़ादी जो है हमसे 200 साल पहले मिल चुका था। तो वो अपना पूरा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट अच्छी तरह से जान गए थे, इसलिए वो अभी इतने डेवलप्ड हैं। सेकेंड जो पॉइंट देख रहे हैं, भारतीय गणराज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। तो नेचर कैसा होना चाहिए, तो वो भी हमारे प्रेम्बल में दिया हुआ है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही हमारा नेचर होना चाहिए। थर्ड अगर हम बोले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये जुडिशी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, यही 4 उद्देश्य जो आपको दिए हुए हैं। पिक्चर कुछ स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप हमारे आवाज़ को देखिए, न कि पिक्चर को। तो चिंता न करें, इसका पूरा व्याख्या हम एक एक करके आपको देंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़े। अंगीकृत करने की तिथि, डेट ऑफ दिस एडॉप्शन। जो हम अपना प्रेम्बल पढ़ते हैं उनमें एडॉप्शन का डेट भी दिया हुआ है, और वो डेट क्या है ये आप लोगों को बताना है। उसी इसमें लिखा हुआ है, और लिखा क्या है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को ऐड ऑन किया गया था, हमारे संविधान को ग्रहण किया गया था। ग्रहण कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को ऐड ऑन किया गया था, से मान्यता प्राप्त किया गया था इतने बड़े लोकतांत्रिक के देश में। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट
भारतीय गणराज्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक। क्या कुछ छूटा? 2 मिनट रुक जाओ। नहीं, ठीक है। भारतीय गणराज्य की प्रकृति। हम देख सकते हैं, हम इसीलिए आपको जूम करके दिखा रहे हैं थोड़ा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। भारतीय गणराज्य की प्रकृति संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये हुआ, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी। हम एक ऐसा समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी लोग संपूर्ण हो, संपन्न हो, पंथ निरपेक्ष हो। यहाँ धर्म निरपेक्ष का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारा प्रकृति है। नेक्स्ट ऑन की चलते हैं। ये देखिए, यहाँ जो हम आपको बताए थे बात वही लिखा हुआ है कि संविधान का स्रोत क्या है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसी लाइन का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना के उपर्युक्त शब्द भारतीय लोकतंत्र की संप्रभुता व सर्वोच्चता की घोषणा करते हैं। संविधान का आधार भारत के लोगों का प्राधिकार है। ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बारे में कहा गया कथन है। ये यूएसए से एडॉप्टेड किया गया है, ये भी हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ड ओरिजिनली रिटेन बाय जर्मन मोरिस इन 1787 in the US Constitution. Ireland also had the same phrase in its preamble. आयरलैंड भी जो है सेम टू सेम यही वी द पीपुल ऑफ आयरलैंड वर्ड अपने प्रेम्बल में एड ऑन किए हुए हैं, और वही चीज़ हम भी अपने प्रेम्बल में एड ऑन किए हैं। तो नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य की प्रकृति के बारे में हम जानते हैं। क्या है हमारे भारतीय गणराज्य की प्रकृति? प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, न अधिराज्य न अधीनस्थ, ये दोनों ही चीज इसमें नहीं होता है। न ये होगा न ये होगा। ये तो आपका 18 जुलाई 1947 से ही बंद है, और ये जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से बंद है। संप्रभु का अर्थ है किसी भी भू क्षेत्र पर सर्वोच्च प्राधिकार व शासन का पूर्ण अधिकार। अर्थात हम अपने देश के किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जगह पे जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ रोजगार कर सकते हैं। इसकी पूरी आज़ादी हमें दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर में ये प्रतिबंध था, क्योंकि उसका एक अलग आर्टिकल था, और उस आर्टिकल को हटाने के बाद अब हम जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ प्रभु संपन्न जो शब्द है, यह दर्शाता है कि राज्य संविधान की सीमाओं के समरूपण किसी भी विषय पर विधि का निर्माण कर सकता है।
राज्य जो है वो भी अपने संविधान का निर्माण कर सकता है और केंद्र तो कर ही सकता है। अगर हम राज्य की क्षेत्र की बात करें तो ये है राज्य का क्षेत्र, जिसमें जनसंख्या और भू क्षेत्र ये दो कानून फिजिकली एस्पेक्ट हैं राज्य के द्वारा, और पॉलिटिकली जो एस्पेक्ट हैं वो है सरकार और संप्रभु, ये दो चीज़ें। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम एक दूसरे में ही मिला हुआ है, फिर यहाँ से आता है और फिर वही बात यहाँ पे पहुँच जाता है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य की प्रकृति। सोशलिस्ट अर्थात समाजवादी, समाजवादी या राज्य समाजवादी, ये प्रतिबंध है। समाजवादी का अर्थ क्या है वो जानते हैं। समाजवादी अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद, कल्याणकारी राज्य, न्याय की अवधारणा, एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें हर लोग, सभी धर्म जाति एक समान रहे। ऐसी समाजवाद की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। लोकतांत्रिक समाजवाद का ध्येय गरीबी, उपेक्षा, रुग्णता व अवसर की असमानताओं को दूर करना है। सर्वोच्च न्यायालय, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ये जो कथन है, ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय जीबी पंत यूनिवर्सिटी का जो विवाद हुआ था 2000 ईस्वी में, उसमें दिया गया था। हमारे संविधान का जो सोशलिज्म है उसके बारे में बताया गया है। न तो ये पूरी तरह से गांधीनिज्म है, न ही ये पूरी तरह से मार्क्सिज्म है। ये हमारा जो संविधान है वो दोनों ही को एड ऑन किए हुए हैं, गांधी को भी और मार्क्स को भी, दोनों ही को एड ऑन करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो समाजवाद है उसकी परिभाषा रखा गया है। गांधी जी का जो विचार था उसको भी और मार्क्स का जो विचार था उसको भी, दोनों को ही मिला के हमारे संविधान में समाजवाद का परिभाषा निश्चित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य का प्रकृति क्या है? तो पंथ निरपेक्ष। इससे पहले आप देख सकते हैं कि हम दो पढ़ चुके हैं, सोशलिस्ट पढ़ चुके हैं और प्रभु संपन्न पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तो पंथ निरपेक्ष अर्थात सेकुलर हम अब पढ़ रहे हैं। न कोई, ये दो चीज को ध्यान से देखिए, दो पिक्चर को। न ही हमारा देश धर्म शासित है, न ही अंधविश्वासी, अनिश्वरवादी है। अर्थात हमारा देश, हमारे देश में गवर्नमेंट न ही किसी को धर्म करने के लिए मजबूर कर सकता है और न ही कोई अगर धर्म कर रहा है तो उसे रोक सकता है। ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर है कि वो कौन सा धर्म कब क्या अपनाना चाहता है। इसमें सरकार, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। पंथ निरपेक्ष यही हुआ। स्वयं का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, किंतु राज्य सभी धर्मों व मतों की रक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता,
किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जा सकता। और राज्य का ये भी कर्तव्य है कि उसके राज्य में जितने भी धर्म हैं सभी का रक्षा करे, ये भी राज्य का ही कर्तव्य है। ये हमारे पंथ निरपेक्ष में लिखा गया है। धर्म को जो जैसा मानना चाहे मान सकता है। हम जूम आपके लिए कर रहे हैं, ये देखिए। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जो भी धार्मिक कार्य है उसके प्रबंधन की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संज्ञा के बारे में स्वतंत्रता है, अर्थात आप धर्म कार्य के लिए भिक्षा मांग सकते हैं, किसी से योगदान मांग सकते हैं, इस सब के लिए स्वतंत्रता दी गई है। चंदा मांग सकते हैं आप। धार्मिक निर्देशों के संबंध में स्वतंत्रता दी गई है। धर्म कार्य आप निश्चित रूप से जहाँ चाहे कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं है। ये कथन वैसे ही है जो B.R. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य की प्रकृति क्या है? हमारे गणराज्य की प्रकृति, इसके बारे में देखते हैं। यही अभी हम देख ही रहे हैं और इसी में हमारा नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतांत्रात्मक, इसमें हम देखेंगे। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जॉन वैकलाइफ और अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम सारे लोग जानते होंगे, पर जॉन वैकलाइफ का नाम नहीं जानते होंगे। ये कथन जो है ये इन दोनों के द्वारा कहा गया था, न कि एक के द्वारा, दोनों के ही द्वारा कहा गया था कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये डिफिनेशन है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का ही है प्रातिनिधिक लोकतंत्र, न कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारे यहाँ पे जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, न कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसमें क्या है ये देखते हैं। डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें जो 4 पॉइंट है वो देखना है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसिटी, ये 4 जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है सो नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो सोशल, जस्टिस, लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक भी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, ये हमें मान के ये इसकी रक्षा करते हुए हमें चलना है। ये हमारे संविधान में बताया गया है। नेक्स्ट की ओर अगर हम चलें तो हम डेमोक्रेसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसी के कुछ पार्ट और है जिसे हम देख रहे हैं। डेमोक्रेसी में 2 तरह से डेमोक्रेसी होता है। एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है वोट, मत का अधिकार। संसदीय लोकतंत्र के 3 पार्ट हम आपको बता सकते हैं और मत का 2 पार्ट। देखिए, संसदीय लोकतंत्र होता है जनप्रतिनिधि, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिपरिषद की सदन के प्रति जवाबदेही। संसदीय लोकतंत्र में कोई पार्टी, कोई, जैसे इसे हम आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए,
जनप्रतिनिधि में क्या होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मानिए कोई ये पार्टी है, ठीक है, ये कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, ना कि आप वाला पार्टी है। आप जो करते हैं वो पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। ये अपना बहुत सारा प्रतिनिधित्व उतारती है, ये सब इसके प्रतिनिधि हैं। इस प्रतिनिधि को जनता चुनती है और यही प्रतिनिधि फिर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं। तो ये हो गया प्रतिनिधि की, जो अब कहेगी इसकी क्या ज़रूरत है, सभी खड़ा होता, सभी जीतता, सभी पहुंचता, इससे ये हो सकता था। देखिए इसे हटाइए। देखिए माना कि अगर ये व्यवस्था नहीं होता, हर एक आदमी खड़ा होता, अपना अपना जीतता, ठीक, ये सारे मेंबर हैं, ये सभी खड़ा होके जीते, पार्लियामेंट पहुंच गए, ठीक, सब पहुंच गया, ये है पार्लियामेंट अपना। अब यहाँ पे अगर कोई नीति बनाना है तो इस आदमी का मत है कि हम इस नीति का सपोर्ट करेंगे, इस आदमी का मत है हम इस नीति का सपोर्ट नहीं करेंगे, इस आदमी का मत है हम अपना ही एक नीति ये आनेंगे, इस आदमी का मत है हम अपना नीति आनेंगे, इस आदमी का मत है हम अपने जहाँ से चुन के आए हैं वहाँ के लिए अपना एक अलग नीति आनेंगे, ये आदमी कहेगा हम अपना अलग आनेंगे। इससे तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक पार्टी बनाएं, एक अच्छा पार्टी जो देश के लिए नीति निर्धारण करे, जिससे ये होगा कि सारे देश तक उसकी पूरी तरह से सुविधा पहुंचे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये था हमारा डेमोक्रेसी। अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या है वो देखते हैं। भारत एक कार्यकाली प्रमुख चुने हुए व्यक्ति होता है, अर्थात राज्य जो है वह कार्यकाली प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होता है। रिपब्लिक का में जो पावर दिया गया है वो दिया गया है, एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना होता है। राज्य का कार्यकाली प्रमुख चुने हुए व्यक्ति होता है, यह एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। संसद के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पांडिचेरी राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जुडिशरी। ये हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जुडिशरी। जो हमारा कीवर्ड ऑफ द पार्लियामेंट है, ये हम देखते हैं प्रस्तावना की प्रमुख शब्दावली, जिसमें जुडिशरी न्याय, न्याय होता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार के न्याय की हम बात करेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आइए हम तीनों ही प्रकार के न्याय को अच्छे तरह से देखते हैं। सामाजिक न्याय क्या होता है? तो समाज के वंचित वर्गों की पीड़ा को कम करने के लिए एक गतिशील उपकरण, जिसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। ये है आर्थिक न्याय क्या होता है? तो आर्थिक बल के दृष्टिकोण में न्याय, और राजनीतिक न्याय होता है राजनीतिक मामलों के अनुचित भेदभाव की अनुपस्थिति। कहने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक क्षेत्र के असमानता है उनको दूर करना, उनको सुधारने को हम सामाजिक न्याय कहेंगे। आर्थिक क्षेत्र की जो भी
असमानता है उन सभी को बराबर करके उन सभी को दूर करना आर्थिक न्याय हुआ। और राजनीतिक क्षेत्र के जो भी मतभेद हैं उन सभी को कम करना, उन सभी को सुलझाना राजनीतिक न्याय होता है। नेक्स्ट है हमारा लिबर्टी, स्वतंत्रता। ये भी एक मुख्य है हमारा। यहाँ कुछ आपको बिंदुएं दिख रहे होंगे जिस पे हम बात करेंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो किस चीज़ की स्वतंत्रता? अब है आपका मतलब स्वतंत्रता का मतलब तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप जाए दूसरे को थोपी मारना चालू कर दें, बोले भाई हमें तो आज़ादी मिल चुकी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो स्वतंत्रता का कतई मतलब नहीं हुआ। स्वतंत्रता का मतलब अर्थात विचार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब अर्थात विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। इस 5 चीज़ों की आपको स्वतंत्रता दी गई है। पर एक बात का ख्याल रहे कि आपकी स्वतंत्रता में किसी और की स्वतंत्रता का हानि न हो, नहीं तो वो फिर स्वतंत्रता के क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। स्वतंत्रता का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको विचार की स्वतंत्रता दी गई है तो आपको जो मर्जी आए, जितना मर्जी आए, जिसे मर्जी आए बोल दिए, ये बिल्कुल भी नहीं। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप विचार की स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल बोल सकते हैं, आप संसद के खिलाफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बूढ़े लोगों के खिलाफ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कुछ ऐसा ना बोल सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति विशेष आदमी की मर्यादा को ठेस पहुँचे, उसके व्यक्तित्व का हानि हो। ये स्वतंत्रता के क्षेत्र से बाहर है, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोड चले और गाली देते हुए निकल जाए, बिल्कुल ये विचार की स्वतंत्रता नहीं है। सेकेंड हम आते हैं एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो एक्सप्रेशन देते हुए चल जाए। एक्सप्रेशन रखना है तो आप अपने घर में रखिए। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोड पे चल दें और किसी को मुंह चमकाते हुए निकले या कुछ और। ये एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं है। एक्सप्रेशन की आज़ादी है आप अपने गवर्नमेंट के खिलाफ एक्सप्रेशन दिखाइए, उनके कुछ बुरे कामों के खिलाफ एक्सप्रेशन दिखाइए, बिल्कुल उसकी मान्यता होगी, पर उस एक्सप्रेशन के किसी व्यक्ति विशेष की हानि नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है बिलीव, विश्वास। आपको ये पूरा विश्वास, बिलीव है, आपको ये पूरा हक दिया गया है कि आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्थ है धर्म, धर्म। आप हमारे देश भारत में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी प्रकार का धर्म कांड किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, पर इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि उस स्थान पे करने से या उस जगह पे करने से किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई हानि ना पहुंचे। इस बात को आपको विस्तृत ही ध्यान रखना है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक इसमें नहीं है। उपासना, वर्शिप, आप वही है, किसी भी धर्म को मानिए, उसकी उपासना कीजिए, बिल्कुल भी आपको कोई रोक टोक नहीं दिया गया। ये हमारा लिबर्टी है, ये हमारा स्वतंत्रता है, पर आपकी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचाए, ये भी देखना आपका कर्तव्य है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आज लगभग प्रेम्बल समाप्त हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब रहेगा तो इससे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक भी कर दिया कीजिए बस कुछ ही मिनटों बाद,
आपका प्रेम्बल समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अच्छे से पढ़ना है। प्रस्तावना की प्रमुख शब्दावली में ही हम आते हैं समानता की ओर, इक्वेलिटी की ओर। इक्वेलिटी तो क्या इक्वेलिटी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। आपको पूरी प्रतिष्ठा दी जाएगी और आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब होगा उसमें समान अवसर दिया जाएगा, या किसी भी और क्षेत्र में भी जाति लिंग मत के आधार पर आपको अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको पूरी तरह से समान अवसर दिया जाएगा। ये हमारे समानता का अधिकार है। इसके अंतर में जितना भी भेदभाव आता है इसका निवारण राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व ये भी अच्छा है। भ्रातृत्व की अवधारणा विभिन्न विविधताओं का एकीकरण कारण है। हम एक दूसरे से बंधुत्व की भावना रखें, भ्रातृत्व की भावना रखें, अपनेपन की भावना रखें, ये भी हमारे प्रेम्बल में कहा गया है। सारे देशवासी एक हैं, सभी एक बन के रहे, ये हमारे प्रेम्बल में कहा गया है, जो कि अभी के क्षेत्र में बहुत ही मुश्किल काम है। गरिमा की अगर बात करें तो इसे हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं जिससे देखने में आपको बने। गरिमा जो ये भ्रातृत्व है इसकी विचार के लिए गरिमा का होना निश्चित ही जरूरी है। आपकी गरिमा, आपकी मर्यादा का रक्षा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रस्तावना, उदार की वस्तु, प्रेम्बल ए ब्रॉड फीचर। अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या हुआ। भारत के संविधान इतिहास में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की अधिनियम भी कहा जाता है, एक अलग प्रस्तावना विद्यमान थी। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना अनुपस्थित थी, इसलिए प्रस्तावना पूर्णतः उधार की वस्तु नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये तो हमारा प्रस्तावना ही नहीं है, ये तो पहले से ही अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया प्रस्तावना है। बिल्कुल नहीं। हाँ, अंग्रेज़ एक टाइम पे अपना जो ये एक्ट लाए थे उसमें 1919 में एक प्रस्तावना बिल्कुल दिए थे, पर वो प्रस्तावना ये प्रस्तावना में बहुत अंतर है और 1935 में वो प्रस्तावना उपस्थित भी नहीं था। तो सीधा सी बात है, ये प्रस्तावना हमारे द्वारा बनाया गया प्रस्तावना है। हमारे द्वारा अर्थात जो संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ ये प्रस्तावना है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रस्तावना उधार की वस्तु। इसी के आगू हम बढ़ रहे हैं। चूंकि हमने बी द पीपुल ऑफ इंडिया, बी द पीपुल ऑफ इंडिया वाक्य को अमेरिकी संविधान से हूबहू लिया है, इसलिए इसे अमेरिका से लिया गया बताया जाता है, जो कि विश्व का प्राचीनतम लिखित संविधान है। दोनों ही देशों के संविधान में नागरिकों की न्याय व स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया ये लिया गया और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान। और अमेरिका का संविधान हमसे 200 वर्ष पहले उन्हें आज़ादी मिल चुकी थी, तो 200 वर्ष पहले उनका संविधान भी बन के तैयार हो चुका था। इसीलिए वो प्राचीन संविधान है और वो भी हमारे संविधान की तरह लिखित संविधान है। हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान है। हमारे संविधान को एलिफेंट साइज संविधान भी कहा जाता है, एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पर यूएसए का संविधान, अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान है, वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमारा संविधान है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये लाइन उसी ही देश से लिया गया था, इसलिए इसे अमेरिका से लिया गया था, ऐसा बोला जाता है।
और अमेरिका के संविधान में भी नागरिकों को न्याय व स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। प्रस्तावना क्या यह संविधान का हिस्सा है? अब देखते हैं। तो हम तो बोल रहे प्रस्तावना प्रस्तावना, प्रेम्बल प्रेम्बल, पर क्या यह प्रेम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है भी कि नहीं? इसे हम 2 केस के माध्यम से जानते हैं। 2 केस हुआ था, उसमें जो कहा गया था उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट केस के बारे में हम जानते हैं बेरुबारी बांध, अर्थात बेरुबारी का जो केस 1960 में हुआ था, उसमें क्या जजमेंट आया था वो हम जानेंगे। और एक जानेंगे केशवानंद भारतीवाद। इन दोनों ही लोगों के बारे में, इन दोनों ही केस के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। हम आपको पहले भी बताए थे, हम आपको केस से रिलेटेड करके हमारे जीवन में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड करते हम आपको पॉलिटिकल पढ़ाएंगे। और ये देखिए, इसी पे एक केस हुआ था बेरुबारी केस, जिसे कहा जाता था 1960 में हुआ था। उसमें क्या था, उसमें 8 जगहों की एक बेंच था और उन्होंने इसी मुद्दे पर प्रस्तावना क्या संविधान का हिस्सा है या नहीं, इसी मुद्दे पर अपना जजमेंट दिया था। और उस जजमेंट में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मानस को खोलने की कुंजी है, किंतु यह संविधान का भाग नहीं है। कहने का तात्पर्य, जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने प्रस्तावना को इस ढंग से डिजाइन किया है कि अगर हमारे संविधान में कुछ ऐसे बात हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे बिंदुए हैं जो हम नहीं समझ रहे हैं, जिसे हम नहीं डिफाइंड कर पा रहे हैं, या फिर जहां हम अटक जा रहे हैं, वहां हमें इस प्रस्तावना को देखना है और इस प्रस्तावना के अनुसार हमें निर्णय देना है। ये हमारा संविधान का की है, संविधान का चाबी है, संविधान का कुंजी है। ये 8 जजों की बेंच द्वारा कहा गया था बेरुबाद केस 1960 में जो हुआ था उसमें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था, उस बारे में। ये देखिए, केशवानंद भारती केस जो हुआ था उसके बारे में ये 1973 में हुआ था और इसमें 13 जजों की एक बहुत बड़ी बेंच थी। मामला भी आसान नहीं था, वो भी इसी मुद्दे पे था और 13 जजों की बेंच ने बैठ के 3 मुख्य बिंदु जो है उस बेंच ने सुनाई थी। और वो 3 बिंदु क्या थी, ये आप देखिए। यह कि भारत के संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। यह कि भारत के संविधान का प्रस्ताव संविधान का हिस्सा है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत या सीमा या निषेध का स्रोत नहीं है। इस तीनों में हमको डिफाइन करेंगे, अभी सुनिए। थर्ड, प्रस्तावना की विधियों की व्याख्या में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब तीनों बाकी को हम एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए, ये बस आज का लास्ट ही टॉपिक है, जो कि ये तीनों ही चीज़ समझाने के बाद आज की टॉपिक समाप्त हो जाएगी और हमारा प्रेम्बल भी आज समाप्त हो जाएगा। देखिए, पहला है कि यह भारत की संविधान का प्रस्ताव संविधान का एक हिस्सा है। हमारा जो प्रेम्बल है ना, ये हमारे संविधान का हिस्सा है, बिल्कुल है। परंतु ये एक लाइन हुआ, परंतु सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड लाइन क्या कहता है कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत या सीमाओं या निषेध का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना जो है ये हमारे संविधान का हिस्सा तो है, पर ये संविधान की तरह शक्ति, सीमा, निषेध इन सब का स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। संविधान में जो लिखा हुआ है वो हमारा पावर है, वो हमारा शक्ति है, वो हमारे कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है, पर प्रस्तावना संविधान का भाग होते हुए भी उसमें न तो शक्ति है, न ही सीमा है, न ही निषेध है। ये तीनों सीधे उसमें गौण है।
और जस्ट इसके आगू कहा गया है, जो कि हमारा थर्ड लाइन है, और वो कहा गया है कि प्रस्तावना की विधियों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जस्ट इससे कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि हमारा संविधान में जब भी कोई बेंच या जज किसी भी मुद्दे, किसी भी विवाद में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो इस विवाद का क्या सल्यूशन दे, क्या फैसला सुनाए, तब वे इसी प्रस्तावना को देखते हैं, इसी प्रेम्बल को देखते हैं, और प्रेम्बल के अनुसार ही वो अपना डिसीजन सुनाते हैं। अर्थात प्रेम्बल जो है वो हमारी संविधान की कुंजी है, की है। वो हमारे संविधान की विधि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, पर न उसके पास कोई भी पावर नहीं है। प्रेम्बल बनाया ही गया था कि अगर आप फंस रहे हैं तो आप प्रेम्बल को देखिए, प्रेम्बल में क्या उद्देश्य था उन लोगों को संविधान बनाने का, उस बारे में बताया गया है। तो आज का क्लास अपना यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें, और लाइक भी करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो और इच्छा हो तो शेयर निश्चित रूप से करें। भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल आपके लिए तत्पर है। आज हमारा सेकेंड क्लास है। आज हम प्रेम्बल को समाप्त कर रहे हैं। कल हम अपने संविधान का सेकेंड पेज खोलेंगे। ये प्रेम्बल हमारा संविधान का फर्स्ट पेज था। अब हम अपने संविधान के सेकेंड पेज की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा भाग फर्स्ट। इस बारे में अब कल डिस्कस होगा। आज हम पूरी तरह से प्रेम्बल को पढ़ लिए हैं। आप नोट अपना निश्चित रूप से बनाएं। जो भी नया बात आपको लगता है, नया पॉइंट लगता है, आप उसे अपने कलम कॉपी से एक नोट पैड निश्चित रूप से बनाएं। हम आपसे यही कहेंगे, अपना नोट पैड सबसे बेस्ट होता है। किसी भी पीडीएफ का या कुछ भी का इंतज़ार मत कीजिए, पीडीएफ वहीं के वहीं रह जाता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको दोबारा वो पीडीएफ खोल के देखने का अभी वक्त नहीं मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से अपना नोट बनाइए, अच्छे से नोट बनाइए। जो भी अच्छे बात आपको लग रहा है, जो आप नहीं जानते हैं, उसे लिखते जाइए और संक्षिप्त नोट बनाइए। ऐसा नहीं है कि जितना भी पॉइंट लिखा है आप सब उतारने लगे, ये नहीं। इतना बड़ा भी नोट मत बना लीजिए कि आप उसे रिवाइज करने बैठे तो रिवाइज ही ना कर पाए। तो जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त नोट बनाइए, पर नोट खुद से बनाइए, पढ़ाई कीजिए। जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उन सभी में ये बेनिफिट है। तो आप निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, लाइक शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।